Hello everyone, this is part 3 of class 10th NCERT History Chapter 2 Nationalism in India Differing Strands Within the Movement। तो देखो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट ना जनवरी 1921 में शुरू हुआ था और अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और हर एक की अपनी अपनी अलग इच्छा थी इस मूवमेंट को लेकर। सभी ने देखो जो स्वराज की बात उठ रही थी उसका रिस्पॉन्स तो किया है, लेकिन हर एक के लिए ना स्वराज की जो बात थी वो डिफरेंट थी अलग अलग लोगों के लिए। द मूवमेंट इन द टाउन्स, तो देखो मूवमेंट जो है वो सिटीज में मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन से शुरू हुआ था। मिडिल क्लास पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो हजारों स्टूडेंट्स ने ना गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ दिया था। हेडमास्टर्स और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया था और लॉयर्स ने भी अपनी लीगल प्रैक्टिसेस त्याग दी थी। और काउंसिल इलेक्शंस भी कई प्रोविंसेस में बॉयकॉट कर दिए गए थे, लेकिन मेड्रॉस में नहीं गए थे क्योंकि यहाँ पर जस्टिस पार्टी थी। और जस्टिस पार्टी ना नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, तो इन लोगों को लगता था कि एक तरह से पावर कुछ लेने का तरीका है ना उनका यही है कि वो काउंसिल में एंटर कर जाए। तो पावर उस टाइम पर यूजुअली ब्राह्मण्स के पास होती थी, तो जस्टिस पार्टी के लोग भी पावर चाहते थे। तो देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था ना इसका इकोनॉमिक फ्रंट पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट रहा है। फॉरेन गुड्स जो थे, मतलब विदेशी जो सामान आता था उसको बॉयकॉट कर दिया गया। लिक्वर शॉप्स वर पिकेटेड। पिकेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई दुकान हो या फिर ऑफिस बिल्डिंग फैक्ट्री कुछ भी हो, उसकी एंट्रेंस पे लोग खड़े होकर इस तरह से वो अंदर का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं ना, इसे कहते हैं पिकेट करना। तो लिक्वर शॉप्स को भी पिकेट कर दिया गया था और फॉरेन क्लोथ्स जो थे ना इनको जला दिया गया था। फॉरेन क्लोथ्स जो थे ना उनका इंपोर्ट उस टाइम पर हाफ हो गया था। 1921 से 1922 के टाइम पर हाफ हो गया था और वैल्यू देखो 102 करोड़ से लेकर इनकी गिर गई थी, 57 करोड़ रह गई थी। कई प्लेसेस पर मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे ना इन्होंने फॉरेन गुड्स में ट्रेड करने को मना कर दिया था या फिर फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करने को भी मना कर दिया था। जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ता गया ना लोगों ने इंपोर्टेड जो क्लोथ्स होते थे ना उनका त्याग करना शुरू कर दिया, उनको मना करने लग गए थे जो कपड़ा इंपोर्ट करते थे, और इंडियन पहनना शुरू कर दिया था। इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स जो थी इनकी प्रोडक्शन बढ़ गई थी। लेकिन देखो ये मूवमेंट जो था ना वो सिटीज में धीरे धीरे कम हो गया कई रीजंस के कारण। देखो खादी क्लोथ जो होता है वो थोड़ा सा ना मास प्रोड्यूस्ड मिल क्लोथ जो होता है ना, जो मतलब बहुत सारा मिल में एक साथ बन जाता है, उस कपड़े से महंगा होता है। तो पुअर पीपल जो होते हैं वो खादी को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो किस तरह से जो मिल के क्लोथ होते हैं उनको बॉयकॉट कर पाते लॉन्ग टाइम के लिए। सिमिलरली देखो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस भी बने हुए थे, अब उनको भी बॉयकॉट नहीं कर सकते क्योंकि अगर उनको बॉयकॉट करना है तो अल्टरनेटिव होना चाहिए, एक इंडियन इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए ताकि उनको ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस की जगह पर यूज कर ले। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूशंस को तो अब लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे आएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स और टीचर्स को भी जल्दी से वापस जाना पड़ गया था गवर्नमेंट स्कूल्स में, और लॉयर्स को भी गवर्नमेंट कोर्ट्स को ज्वाइन करना पड़ गया था क्योंकि इस तरह से इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं होते थे। अब कंट्री साइड पर भी विद्रोह होने लग गया था, रिबेलियन इन द कंट्री साइड। तो देखो सिटीज से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ना वो गांव देहात में भी फैल गया था। तो जो पीजेंट्स या ट्राइबल्स के स्ट्रगल होते थे जो कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में वॉर के बाद के ईयर्स में बढ़ते जा रहे थे ना, वो भी अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ही आने लग गए थे। देखो अवध का केस पढ़ते हैं। अवध में पीजेंट्स को बाबा रामचंद्र लीड कर रहे थे। बाबा रामचंद्र कौन थे? ये एक सन्यासी थे जिनको फीजी में एक इंडेंचर्ड लेबरर की तरह ले गए थे। इंडेंचर्ड लेबरर मतलब बस बांध कर ले गए, इन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, इनसे काम करवाएंगे। तो बाबा रामचंद्रा को इस तरह से ले गए थे। अब ये जो मूवमेंट था ना वो अवध का मूवमेंट जो था वो तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था, जो कि बहुत ज्यादा हाई रेंट या फिर अलग अलग तरह के सेस मतलब टैक्स टाइप की चीजें डिमांड करते रहते थे पीजेंट से। तो ये सब विद्रोह का कारण था। पीजेंट्स को देखो बेकार करना पड़ता था और लैंडलॉर्ड के फार्म पर बिना किसी पेमेंट के काम करना पड़ता था। बेकार क्या हो जाता है कि ना विलेजर्स को फोर्स किया जाए कि तुम लेबर दो, पेमेंट मत लो लेकिन काम करके दो, तो ये हो जाता है बेकार। तो देखो टेनेंट्स के पास भी कोई भी टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं थी, जितने भी टाइम के लिए वो रहते थे उनको जल्दी से निकाल देते थे ताकि उनके पास लैंड के राइट्स ना आ जाए। तो इसीलिए टेनेंट्स भी काफी तंग थे। पीजेंट मूवमेंट जो था उसने क्या उसकी क्या डिमांड थी? देखो पहली डिमांड थी कि रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, थोड़ा सा रिवेन्यू में कमी करी जाए। पीजेंट्स के रिवेन्यू में बहुत ज्यादा मतलब मांगते हैं। बेकार जो है उसको अबॉलिश किया जाए, हटाया जाए, बेकार ना मांगी जाए। और सोशल बॉयकॉट हो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का, जो अत्याचारी लैंडलॉर्ड्स है ना उनको समाज बॉयकॉट कर दे। तो कई प्लेसेस पर देखो नाई धोबी बांध मतलब नाई और धोबी की सुविधा अब नहीं मिलेगी। तो इनको ऑर्गेनाइज कर दिया गया था, नाई धोबी बंद को ऑर्गेनाइज कर दिया गया था पंचायत से, ताकि ना लैंडलॉर्ड्स जो है इनको बार्बर्स या वॉशरमैन की सुविधा ना मिल पाए। तो जून 1920 में देखो जवाहरलाल नेहरू ना विलेजेस में जाने लग गए थे अवध के। तो वो लोग विलेजर से बात करते थे जवाहरलाल नेहरू, और उनकी शिकायतें समझने की कोशिश करते थे। तो अक्टूबर में देखो अवध किसान सभा या औध किसान सभा, इसको सेटअप कर दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा रामचंद्र ने और कुछ और ने मिलके। तो एक ही मंथ में देखो 300 से ज्यादा ब्रांचेस ये जो अवध का रीजन है इसके अराउंड के विलेजेस में सेट कर दी गई थी। तो देखो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ना उसी टाइम पर, तो कांग्रेस का एफर्ट ये था कि अवध पीजेंट का जो स्ट्रगल है ना इसको इसमें जोड़ दिया जाए, एक वाइडर स्ट्रगल बन जाए, इस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जोड़ दिया जाए। तो जो पीजेंट्स का मूवमेंट था ना, लेकिन ये इस तरह से बढ़ा कि कांग्रेस लीडरशिप इससे खुश नहीं थी।
क्योंकि ये जो मूवमेंट था ना 1921 में, तो इसमें तालुकदार या मर्चेंट के घरों पर अटैक कर दिया गया था और बाजारों को लूट लिया गया था, अनाज के भंडार पर कब्जा कर लिया गया था। तो कांग्रेस का तो उस टाइम पर नॉन वायलेंट का मोटो रहता था, तो इस तरह से वो लोग इसको नॉन कोऑपरेशन में नहीं जोड़ पा रहे थे। और कई प्लेसेस पर लोकल लीडर्स ने ना कह दिया था, कई कई प्लेसेस पर ना लोकल लीडर्स ने पीजेंट्स को ये कहा था कि गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि कोई भी टैक्स नहीं देना और लैंड जो है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पुअर्स में। तो इस तरह से महात्मा गांधी का नाम भी यूज कर लेते थे वो अपने एक्शंस को मंजूरी देने के लिए। जो एक्शंस यूजुअली हिंसा के होते थे ना, उसको भी महात्मा गांधी का नाम लेकर मंजूरी से दे देते थे, सही बता देते थे। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भी एक पीजेंट मूवमेंट बरदोली, जो कि गुजरात का एक तालुका है, उसमें किया था, जो कि लैंड रिवेन्यू में वृद्धि हुई थी ना, बड़ा था, उसके अगेंस्ट था। तो इसको बरदौली सत्याग्रह भी कहा जाता है और ये बहुत सक्सेसफुल मूवमेंट था, जो कि जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप मिली थी। तो ये जो स्ट्रगल है ना, इसको काफी पब्लिश भी किया गया था और पूरी बहुत ज्यादा सिंपैथी भी इसने जनरेट की थी इंडिया के कई पार्ट्स में। तो अब देखो, ट्राइबल पीजेंट्स जो थे ना, इन्होंने महात्मा गांधी के मैसेज को और जो आइडिया का स्वराज था, स्वराज का आइडिया था, इसको अलग तरीके में थोड़ा सा इंटरप्रेट किया अपने, मतलब हिंसात्मक गतिविधियों को भी महात्मा गांधी का नाम दे दिया था इस तरह से। अब देखो आंध्र प्रदेश के गुडम हिल्स का केस देखो, आंध्र प्रदेश में ये गुडेम हिल्स है। तो इधर एक मिलिटेंट गुरेला मूवमेंट बढ़ गया था। गुरेला मूवमेंट मतलब ये गुरेला वारफेयर होता है ना, जैसे पेड़ों में छुप के मारना, इस तरह से। तो एक मिलिटेंट गुरेला मूवमेंट बढ़ गया था अर्ली 1920s में। तो ये एक इस तरह का स्ट्रगल था जिसको ना कांग्रेस अप्रूव नहीं कर सकती, क्योंकि वो नॉन वायलेंस की थोड़ी सी नॉन वायलेंस की तरफ चलती है। और दूसरे भी फॉरेस्ट रीजन्स में कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है ना, उन्होंने काफी बड़े बड़े फॉरेस्ट एरियाज को क्लोज कर दिया था। तो लोग जो है ना, वो फॉरेस्ट में नहीं घुस सकते थे अपनी कैटल को ग्रेज कराने के लिए, ना ही फ्यूल वुड या फ्रूट्स को कलेक्ट करने के लिए। तो इसके कारण भी लोग गुस्सा हो गए थे। तो इससे ना सिर्फ उनका लिवलीहुड इफेक्ट हो रहा था, बल्कि उनको लगने लगा था कि उनके ट्रेडिशनल राइट्स भी है ना, उनको छीन लिया गया है, उनको डिनाई कर दिया गया है। तो जब गवर्नमेंट ने लोगों को फोर्स किया कि आप ना रोड बिल्डिंग के लिए या फिर रोड बिल्डिंग के लिए बेगार करो, बेगार बेगार हम पढ़ा है ना, उसके लिए जब फोर्स किया, तो हिल पीपल ने, मतलब पहाड़ में रहने वाले लोगों ने रिवोल्ट कर दी। और जो पर्सन उनको लीड कर रहे थे ना, वो कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू। तो अल्लूरी सीताराम राजू ऐसा क्लेम करते थे कि उनके पास ना स्पेशल पावर्स है, वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस एकदम सही कर सकते हैं, लोगों को हील कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो बुलेट शॉट्स को भी सरवाइव कर सकते हैं। तो इस तरह से राजू बताते थे। तो राजू की बातों को मानकर रेबल्स जो थे ना, उन्होंने माना कि अल्लूरी सीताराम राजू वो एक भगवान का अवतार है, ही इज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो राजू साथ ही साथ देखो महात्मा गांधी की ग्रेटनेस की भी बात करते थे। उनका कहना था कि वो ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर्ड है, तो इसीलिए वो लोगों को खादी पहनने के लिए भी मोटिवेट करते थे, और साथ ही साथ कहते थे कि गिव अप ड्रिंकिंग, मतलब शराब नशा इस तरह की चीजें छोड़ दी जाए। लेकिन साथ ही में देखो, महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड तो थे, लेकिन उनका मानना था कि इंडिया को ना लिबरेट तभी कराया जा सकता है जब फोर्स का यूज होएगा, नॉन वायलेंस से नहीं हो सकता। तो गुडम रेबल्स जो थे ना, वो लोग पुलिस स्टेशंस को अटैक करने लग गए थे। उन्होंने अटेम्प्ट भी किया ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने के लिए, और गुरिल्ला वारफेयर भी करते रहे वो स्वराज को अचीव करने के लिए। फिर फाइनली देखो, राजू को कैप्चर कर लिया गया और 1924 में एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब मार दिया गया, और ओवर टाइम वो एक फॉग हीरो बन गए। तो इसी के साथ हम ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। चैप्टर के आगे का हिस्सा हम सब्सिक्वेंट नेक्स्ट पार्ट्स में करेंगे। थैंक यू।